वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MGT 401 न्यू सिलेबस। ये MGT 401 के न्यू सिलेबस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 11 करवाया जा रहा है और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स आपको फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट है इम्पेयरमेंट का, इंश्योर करता है कि एसेट्स जो है वो उनको कैरी नहीं किया जाता अमाउंट के ऊपर जो कि एक्सीड कर रहा है उनकी रिकवरेबल वैल्यू पे, और जो कैरिंग अमाउंट है उससे मुराद वैल्यू होती है जिसके ऊपर एक एसेट जो है वो अपेयर होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जबकि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर होता है उसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से, या फिर जो उसकी वैल्यू इन यूज़ होती है। और ये प्रिंसिपल रूटेड होते हैं किसके अंदर, प्रूडेंस के अंदर, जो कि रोक रहे हैं ओवर स्टेटमेंट जो है एसेट वैल्यूज़ की और इंश्योर कर रहे हैं एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब एग्जांपल ले तो अगर एक मशीन जिसको रिकॉर्ड किया गया है 4 लाख रुपीज़ में, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट जो है 2,80,000 है और जो डिफरेंस है 120,000 है। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि इम्पेयरमेंट लॉस, और लॉस लाजमी तौर पे रिकग्नाइज़ किया जाएगा प्रॉम्प्टली ताकि रिफ्लेक्ट करे ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एसेट की। और जो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेशन उसमें एस्टिमेट करना फ्यूचर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग करना उनको ताकि प्रेजेंट किया जाए वैल्यू, या फिर डिटरमाइन किया जाए नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है सेल करने से एसेट्स के। नाउ व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। इम्पेयरमेंट जो है होती है जब रिकवरेबल अमाउंट जो एक एसेट का गिर जाता है उसकी फेयर उसकी जो है कैरिंग अमाउंट से, सिग्नल देता है कि एसेट जो है वो जनरेट नहीं कर सकता सफिशिएंट इकोनॉमिक बेनिफिट जस्टिफाई करने के लिए उसकी रिकॉर्डेड वैल्यू। और ये सिचुएशन अक्सर आती है इंटरनल फैक्टर्स की, ऐसे जैसे कि फिजिकल डैमेज होना, ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग या फिर रिड्यूस होना यूजफुल लाइफ, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं जैसे कि मार्केट डाउन टर्म, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना, या फिर एडवर्स रेगुलेटरी चेंजेस का होना। और अगर एक कंपनी ऑन करती इक्विपमेंट जिसको परचेज़ किया गया 55 लाख में, और साथ में जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होती है 4 लाख की, तो उसका जो कैरिंग अमाउंट होगा वो 4 लाख हो जाएगा। अगर 5 लाख में से हम 1 लाख माइनस करेंगे, 5 लाख की ख़रीदी गई, 1 लाख उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सो 5 - 1 सो 4 लाख। और अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है उसको असिस किया गया 2,80,000, सो जो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा वो आएगा कितना, 1,20,000। रिकग्नाइज़ करना इम्पेयरमेंट को ज़रूरी होता है क्योंकि ओवर स्टेटेड एसेट से मिसलीड किया जा सकता है, स्टेक होल्डर्स को मिसलीड होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। और जो इम्पैक्ट है वो बैलेंस शीट से आगे का है। इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है वो रिड्यूस करते हैं नेट इनकम और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्वेस्टर्स का डिसीजन। और IAS 36 जो है वो लाजमी करता है रेगुलर असेसमेंट ताकि आइडेंटिफाई किया जाए इम्पेयरमेंट इंडिकेटर, और रिक्वायर करता है इमीडिएट रिकग्निशन लॉसेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ द इंडिकेटर्स एंड असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट। इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट सर्व करता है वार्निंग साइन के तौर पे, जो कि एक एसेट जो है हो सकता है रिकवरेबल ना हो उसकी कैरिंग अमाउंट में। और इंटरनल इंडिकेटर में शामिल होता है फिजिकल डैमेज जो है एसेट का, प्लान जो है डिसकंटिन्यू करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए ऑपरेशंस, और रिडक्शन होना एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में, और अंडर परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करें फोरकास्ट से। और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में डिक्लाइन होना मार्केट वैल्यू का, एडवर्स टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक चेंज का होना, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट होना एक अफेक्ट कर रहा है डिस्काउंट रेट, और सिग्निफिकेंट डिक्रीज होना मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अब इम्पेयरमेंट असेसमेंट प्रोसेस की हम बात करें, सो जो इम्पेयरमेंट असेसमेंट प्रोसेस है IAS 36 के अंडर, उसमें ये होता है कि ये देखना है कि इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं अगर, तो कैलकुलेट करें रिकवरेबल अमाउंट, और ये अमाउंट जो है वो हायर होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़ के। और फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट, नेट अमाउंट ऑब्टेनेबल जो होता है सेल करने से एसेट, कंसिडर किया जाता है उसमें लीगल फीस, टैक्सेस और डिस्पोजल कॉस्ट। और जो वैल्यू इन यूज़ है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर कैश फ्लो जो एक्सपेक्टेड होता है एसेट यूज़ और एवेंचुअल डिस्पोजल से। अगर रिकवरेबल अमाउंट लोअर है कैरिंग अमाउंट के, सो जो डिफरेंस है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है एज एन इम्पेयरमेंट लॉस। और ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि एसेट को वैल्यू किया जाए रियलिस्टिकली
जो कि रिफ्लेक्ट करे उनकी एबिलिटी को जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड एग्जांपल्स। रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस। जब इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई हो जाए एसेट को लाजमी तौर पे रिटर्न डाउन किया जाएगा उसके रिकवरेबल अमाउंट पे, और इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज़ किया जाए इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जर्नल एंट्री टिपिकली तौर पे उसमें डेबिट किया जाता है इम्पेयरमेंट लॉस, और क्रेडिट किया जाता है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो अगर एक मशीन की एग्जांपल अगर हम लें, कैरिंग अमाउंट है 3 लाख का और रिकवरेबल अमाउंट है 2,75,000, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो है 25,000। अब एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि इम्पेयरमेंट लॉस को हम डेबिट करेंगे 25,000 से, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा क्रेडिट 25,000 से। और ये एडजस्टमेंट इंश्योर करती है कि बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करे एसेट्स की ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। और ऐसे केस में जहाँ पर एसेट को प्रीवियसली तौर पर रिवैल्यू किया जाता है, जो पार्ट है इम्पेयरमेंट का वो चार्ज किया जा सकता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, इससे पहले के जो अफेक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस है। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है और डिस्क्लोजर जो इम्पेयरमेंट लॉसेस का वो ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, और जो कंप्लाइंस होता है इस 36 के साथ। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से हम बात करते हैं और एडजस्टमेंट की। सो कंसिडर करें एक मशीन जिसको ख़रीदा गया है 2,40,000 का, और यूज़फुल लाइफ है उसकी 20 ईयर्स की, और 3 ईयर्स के बाद जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आती है वो 36,000 की आती है। तो जो कैरिंग अमाउंट बचता है वो होता है 2,04,000, क्योंकि 36,000 को माइनस करेंगे 2,40,000 में से, तो वो 2,04,000 बचेगा। अगर रिकवरेबल अमाउंट 1,00,000 है तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो 1,04,000 हो जाएगा। और पोस्ट इम्पेयरमेंट एप्रिसिएशन जो है वो रिकैलकुलेट की जाएगी, जो कि बेस करेगी कैरिंग अमाउंट के ऊपर। नतीजा निकलेगा 10,000 रुपीज़ पर ईयर। तो अब जो एग्ज़ाम्पल बताई गई वो इससे पता चलता है कि कैसे इम्पेयरमेंट अफेक्ट करता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को, और इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर डेप्रिसिएशन और इक्विटी कंपोनेंट। अंडरस्टैंड करना इनको क्रूशल होता है, इन एडजस्टमेंट्स को क्रूशल है, ताकि सही तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी की जाए और कंप्लाइंस रहे IAS 36 के मुताबिक, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि एसेट वैल्यू रिफ्लेक्ट करे इकोनॉमिक रियलिटीज़, और मिसलीड ना किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनसे रोका जाए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।